संबंध। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो टुडे आई विल डिस्कस ईटीएस। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल करा दिया था। आज हम ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे। ईटीएस इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चा, जो हमने अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनाए थे ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में, इनसे हमें एनर्जी ड्राइव करनी है थ्रू दी ईटीएस। अब ये होता कहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रियल की जो बच्चों मेम्ब्रेन होती है ना, तो ईटीएस आपका माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन पे ऑपरेट होता है। जैसे कि आप देखिए, ये हमारी कोई सेल है। अब सेल का ये क्या है, साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और यहाँ पे हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है साइटोप्लाज्म में हमारी क्या हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होने के बाद फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में गई, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी चली थी बच्चों क्रेब्स साइकिल। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो जो हमारी ईटीएस चलेगी वो चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे। अब देखिए कुछ इस तरह से होता है, ऐसे एक मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, अब एक इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का अपना कुछ सरफेस एरिया तो होगा, उसको बोलेंगे हम स्पेस। तो देखिए इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन, और ये है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हमारी जो क्रेब्स साइकिल है वो चली थी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो जो इसके प्रोडक्ट बने थे वो यहाँ पे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो उसमें देखो क्या क्या बना था, हमारे बने थे NADH और बना था FAD। अब इनसे इन्हीं के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर है इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड। इसी से हमें इनको ब्रेक करके हमें रिलीज करनी है एटीपी। अब देखो कैसे, एक NAD से 3 ATP मिलेंगे और एक FAD से हमें बच्चों मिलेगी 2 ATP। ये चीज हो गई कि हमारी क्रेब्स साइकिल में जो प्रोडक्ट बने थे उनसे हमें एनर्जी ड्राइव करनी है इसमें। और अब इसमें कुछ चैनल्स काम करते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ये एनर्जी पास होती है। तो 4 टाइप के चैनल होते हैं, 1 2 3 4। एक हुआ है FMN। अब देखो यहाँ पे ये NADH और जो आपके हैं FAD, ये दोनों क्या है। तो बच्चों देखो हमारा जो NADH है और जो FAD है ये हमारे बने थे क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ हुई थी, हमारी मैट्रिक्स में। अब ये कुछ चैनल्स होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जिसके थ्रू ये जाएंगे NAD और FAD और ड्राइव करेंगे हमारी एनर्जी। अब देखो कुछ 4 चैनल्स होते हैं। एक होता है आपका FMN, एक होता है यूबिक्यूरिन, एक होता है साइटोक्रोम C और एक होता है आपका साइटोक्रोम A। ये इस टाइप से चैनल प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर हमारी है एनर्जी। अब देखो जब ये इस मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इसको FMN को, और बाहर निकालेगा क्या बच्चों, H+ आयन। इलेक्ट्रॉन ये देगा यूबिक्यूरिन को और बाहर निकालेगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे H+ आयन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाएगा,
और यहाँ से जाएगा साइटोक्रोम ए के पास, बाहर निकालते हैं H+। तो आप देखो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। NAD और जो हमारा FAD है ये आए अंदर, जब ये आएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे, तो जब ये आएंगे, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि रिएक्शन सेंटर जब एक्साइटेड हो रहा था, जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे, रिएक्शन सेंटर थे, और फिर वहाँ से वो एक चेन की तरह हो रहे थे कि पहले इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर रहा था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बहुत सारे ऐसे हमारे यूबी क्यूनोन हुआ, साइटोक्रोम सी, विटामिन के, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। इसी तरह से यहाँ पे FMN हुआ, आपका यूबी क्यूनोन हुआ, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या एज अ चैनल की तरह काम करते हैं, जो कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, इलेक्ट्रॉन इनके काम का है, इलेक्ट्रॉन से हुए ये एक्साइटेड, बाहर फेंक दिया एनवायरनमेंट में H+ आयन। ये जो साइकिल प्रोसेस हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ये आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो दोबारा बताती हूँ आपको, हमारी जो पूरी प्रोसेस थी रेस्पिरेशन की, साइटोप्लाज्म से कहानी स्टार्ट हुई थी कि पहले होगी साइटोप्लाज्म होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में बनता है हमारा पायरुविक एसिड। ये डिसाइड करता है कि हमारी जो रेस्पिरेशन है एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा। एरोबिक होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, अगर एनारोबिक है तो ऑक्सीजन की कोई भी प्रेजेंस नहीं है। हमने कराया एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड है, तो ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस का जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है दिस इज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड गया साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यहाँ पे चलाई इसने क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल में अल्टीमेटली हमारे बने NADH और FAD। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, तो भाई हमने क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट लिख लिए NAD और FAD। NAD और FAD माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, यहाँ से हमें चलानी है ETS। अब देखो जो हमारे ये है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, इनके बीच का स्पेस भी होगा। तो यही पूरी कहानी हमने इसमें बनाई है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारे ये प्रोडक्ट बनाए थे जिनमें पैसा है, अल्टीमेटली ये हमारे कार्ड है, डेबिट कार्ड की तरह वर्क करेंगे। दिस इज द ATM से जाएंगे तभी हमारा जो पैसा है इन फॉर्म ऑफ ATP वो हमें विड्रॉ मिल जाएगा। तो जब NAD और FAD इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन पे जाते हैं तो इनको जाने के लिए किसी चैनल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप घर से स्कूल आ रहे हो, तो भाई अगर आप पैदल आओगे तो मे बी बहुत लेट हो जाए, आपकी क्लास ही मिस हो जाए। आपने सहायता ली, या तो आप ऑटो से आए, बस से आए, रिक्शा से आए, इवन कोई एक्टिवा से आया या साइकिल से आया, तो आने के लिए किसी की हमने हेल्प ली, तो यही हेल्प इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं चैनल। 4 चैनल होते हैं, FMN, यूबी क्यूनोन, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A। जब NAD FAD FMN के पास आते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन FMN को दे देते हैं और बाहर स्पेस में H+ आयन को रिलीज कर देते हैं। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यूबी क्यूनोन के पास जाएगा, फिर H+ आयन बाहर, यहाँ से फिर ये साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर H+ आयन बाहर। साइटोक्रोम C से अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है साइटोक्रोम A के पास। यही हमारी पूरी है बच्चों ETS, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो ये तो हमारा पूरा हो गया, बाहर इन्वायरमेंट में इकट्ठे हो गए हमारे क्या H+ आयन। अब इन H+ आयन को हमें क्या करना है बच्चों, इस इन्वायरमेंट से बाहर भेजना है, मतलब साइटोप्लाज्म में। अब ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब इन H+ आयन को हम बाहर भेजते हैं तो यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट होता है, इस चैनल को बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। इस चैनल से यहाँ से ये बाहर आएंगे H+, तो ये प्रोडक्शन करेंगे किसका, ATP का, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा एंजाइम वो
एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज। देखो पूरी ईटीएस चली, बाहर इन्वायरमेंट में H+ आयन इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, जिससे इन्वायरमेंट हमारा हो गया बच्चों एसिडिक। इस इन्वायरमेंट को हमें बाहर भेजना है थ्रू दी चैनल, दिस इज F0 F1 पार्टिकल। ये F0 F1 पार्टिकल पे एंजाइम होता है, दिस इज एटीपी सिंथेटेज। जब ये H+ आयन इसमें से गुजरते हैं तो बाहर निकालते हैं एटीपी, ठीक है, एटीपी निकालते हैं और इसी तरह से हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है बच्चों कंप्लीटली टीएस के साथ। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो, कर लो। चलो ये पूरी इसी के साथ बच्चों हमारी जो ईटीएस है वो कंप्लीट हो जाती है और जो हमारी रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके एक या दो टॉपिक बचते हैं वो और हमने देख लिया। अल्टीमेटली हमने रिलीज किए क्या बच्चों इससे एटीपी। अब हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे प्रोसेस में हमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें टोटल जो एटीपी मिलते हैं ना, टोटल एटीपी फॉर कंबशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें मिलते हैं बच्चों 36 एटीपी, ठीक है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारा जो फायदा है वो होता है 36 एटीपी का। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा अमाउंट में। अगर ये किसका केस है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन का केस है, क्योंकि ग्लूकोज को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं तब होता है 36 एटीपी हमें मिलते हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा ओनली 2 एटीपी। अब आप देख रहे हो कहाँ 2 कहाँ 36, कितना फर्क है। मगर सेल क्या करती है भाई, जब 36 नहीं मिल पा रहा तो जिंदा रहने के लिए 2 एटीपी ही काफ़ी है। तो वो कहती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर मुझे ये नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट इतना तो मेरा काम चल जाए कि मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँ। तो इसीलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी प्रेफर देती है। लाइक हमारी जो मसल सेल हो गई, हमारी ब्लड सेल्स हो गई और बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं वो सब एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के अपना काम चला लेती है। बट हमें पता होता है कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज 36 एटीपी। अब हमने देखा कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हम ब्रेक ही करते हुए आ रहे थे। ग्लूकोज को फाइनली हमने ब्रेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा रिलीज हुआ है। तो भाई हम कह सकते हैं दिस इज अ कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेशन का पाथवे है क्या वो कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक मीन्स किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन के लिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज है तो पहले तो ग्लूकोज प्रेफर करेगी हमारी बॉडी कि वो ग्लूकोज को ब्रेक करे। अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो फैट को करेगी बर्न। अगर फैट भी नहीं है तो वो तोड़ेगी प्रोटीन को। देखो सबसे पहली जो चॉइस होती है हमारी बॉडी की या हमारी सेल की वो लेती है ग्लूकोज। तो देखो साथ साथ बनाते चलो। ग्लूकोज पहले जाएगा कौन सी उसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस से हमारा बन जाता है क्या, कुछ 10 स्टेप की रिएक्शन होगी है ऐसे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फिर बनेगा हमारा ढाप डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर अल्टीमेटली जो हमारा बनता है दिस इज पायरुविक एसिड, ठीक है। अगर ये पायरुविक एसिड है हमारी बॉडी में तो फिर
ये 10 स्टेप की रिएक्शन है, मैंने सिर्फ एक इसका बीच वाला प्रोडक्ट लिख दिया है जो 5वीं स्टेप पे आता होगा। दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम ढाप बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ढाप कन्वर्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड में। वेदर दी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो ये पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये जाएगा आपका, ये बताइए नीचे तक पूरा आ रहा है? चलो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, एक दो बार और आ जाएगा अभी तो। एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाएगा और फर्दर ये हमारा जाएगा बच्चों किसमें? क्रेब्स साइकिल में। ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोएंजाइम ए ही हमारा क्रेब्स साइकिल में किसके साथ जाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, बाहर निकालता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये केस है सिर्फ ग्लूकोज का। ऐसी तो कहानी चली थी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज गया ग्लाइकोलिसिस में, किस में गया था? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पूरी ग्लाइकोलिसिस की स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ डायरेक्टली पायरुविक एसिड में। ऐसा कर लो, ये ग्लाइकोलिसिस यहां ना लिखकर वीडियो खराब कर ग्लूकोज इज जो हमारी ग्लाइकोलिसिस यहां लिखो, ग्लाइकोलिसिस इज 10 स्टेप की रिएक्शन है। हमें पता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में ढाप बनाया इसने, ये गया फिर आपका पायरुविक एसिड में। पी इज पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये हमारा जाएगा बच्चों किसमें? क्रेब्स साइकिल में। ऐसा बनाना कुछ फोटो, यहां से हमारा निकल जाएगा H2O और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारा केस है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। और इसमें जो इसका फेवर्ड मॉलिक्यूल है दिस इज ग्लूकोज, या इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही तो, कौन सा कार्बोहाइड्रेट भाई? ग्लूकोज पसंद है उसको, और कोई पसंद नहीं है। अब बोलते ना शादी करनी है लड़की से, लड़की पसंद है बट वही वाली पसंद है। ठीक है, तो देखो इसको वही वाला कार्बोहाइड्रेट तो पसंद है, बट कार्बोहाइड्रेट में शुगर पसंद नहीं है, ऐसा पसंद है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पहले 10 स्टेप की रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में गया, बीच का अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट बनता है, दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो आप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-10। ये 5वें नंबर का था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ढाप से डायरेक्टली बना पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। पायरुविक एसिड डिसाइड करेगा कि इसको क्रेब्स साइकिल में जाना है या फर्मेंटेशन में जाना है। ऑक्सीजन मिल जाएगी तो भाई एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा और चलाएगा क्रेब्स साइकिल। एक तो कहानी होती है ये, अगर ग्लूकोज बॉडी में प्रेजेंट है तो, अगर मैंने फास्ट रख लिया, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, घर वालों ने मुझे खाना नहीं दिया, दे ही नहीं रहे, मैं तो रो रही हूँ दे दो मुझे खाना, फिर भी नहीं दे रहे, भाई मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया है और कहीं जाने नहीं दे रहे। ग्लूकोज मेरी बॉडी का 8 से 10 दिन में खत्म हो गया। अब मेरी बॉडी में जो बचा थोड़ा बहुत फैट होगा वो करने लगेगा बंद, तो अब मेरी बॉडी का दूसरा कौन सा फैट, जो फैट होगा ये चाहेगा तुझे जिंदा रखना है तो चल तू मेरे मैं तेरी फ्रेंडशिप निभा लेता हूँ, तुझे एनर्जी दे दूंगा कैसे भी तू जिंदा रहे। तो फैट किस में कन्वर्ट होगा हमारा? फैटी एसिड, फैटी एसिड, और किसमें होता है कन्वर्ट? ग्लिसरॉल में। फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हमें पता है, देखो जो हमारा ग्लिसरॉल है ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट होगा ढाप में, ठीक है। और हमें पता है डायरेक्ट किसका ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था, बट डायरेक्टली ग्लिसरॉल
ढाप बनाएगा और ढाप से ये वाली साइकिल कर लेगा। कभी कभी क्या होगा, फैटी एसिड डायरेक्टली जाएगा क्रैब्स साइकिल, नहीं सॉरी, ये जाएगा हमारा पायरुविक एसिड, ये जाएगा आपका पायरुविक एसिड के पास। जो हमारा फैटी एसिड है वो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम के पास और फर्दर ये कर लेगा हमारी क्रैब्स साइकिल। तो आप देखो फैट डिवाइड हुआ है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जैसे कि ग्लूकोज है, जब ब्रेक करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसी तरह से अगर फैट है, अगर डिवाइड होता है, ब्रेक होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। अगर ग्लिसरॉल बनाया तो ग्लिसरॉल करेगा ढाप के बाद पायरुविक एसिड, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, अल्टीमेटली जाएगा क्रैब्स साइकिल में। अगर फैटी एसिड है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में गया, फिर क्रैब्स साइकिल अल्टीमेटली। अगर फिर मेरी बॉडी का फैट भी हो जाए बर्न, तो मेरी बॉडी में प्रोटीन तो है, ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड जाएंगे किसमें? पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड के बाद अल्टीमेटली जाना है सबको क्रैब्स साइकिल में। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, या तो ग्लूकोज को प्रेफर करेंगे, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फैट, फैट नहीं मिला तो प्रोटीन। तो ऐसी हवाई हवाई बातें नहीं करी थी। दिस इज प्रूव्ड कि अगर ग्लिसरॉल बन गया फैट से मेरे, तो ढाप चलेगी और ये पूरी क्रैब्स साइकिल में जिंदा रह सकती हूँ कि मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। फैटी एसिड जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रैब्स साइकिल चलेगी। अब फिर अगर फैट भी मेरी बॉडी का बर्न हो गया, वैसे मेरी बॉडी में फैट है भी नहीं, और अगर वो भी बर्न हो गया तो बची कुछ जो प्रोटीन्स है वो बर्न होना स्टार्ट करेंगी और अल्टीमेटली बना लेंगी क्रैब्स साइकिल में जाके एनर्जी को रिलीज करेंगी। तो आप देखो इस पूरे प्रोसेस में, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए हमने बोलते हैं इसको कैटाबॉलिक पाथवे। तो देखो ब्रेक डाउन, अगर हम किसी चीज़ का ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और अगर हम किसी चीज़ को बनाएंगे या उसमें फॉर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म। अब आप देखो ग्लूकोज के केस में तो सारी चीज़ें ब्रेक करती हैं, बट फैट में क्या होता है, जो फैटी एसिड होता है वो अपने आप बनते भी रहते हैं। फैट के केस में फैट ग्लिसरॉल टूटा, फैटी एसिड टूटे फैट से, तो ये फैटी एसिड क्या होगा, अपने आप बनते भी रहते हैं, तो फॉर्म होगा, इसलिए बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अमीनो एसिड भी आपस में बनते रहते हैं, जैसे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए बनाएगा प्रोटीन। हमें पता है जो 3 चीज़ को कोड करेगा वो हमारा कोडोन है, 3 कोडोन मिलके एक प्रोटीन को करेंगे वो कोड। अगर मेरी बॉडी में यहाँ पे कोई प्रोटीन बननी होगी तो अमीनो एसिड बनेंगे, बनना है तो एनाबॉलिज्म। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सिर्फ कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, दिस इज कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। मतलब दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों एम्फीबोलिक पाथवे। समझ में आया? दिस इज एम्फीबोलिक पाथवे। आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी। ये क्या है हमारा एम्फीबोलिक पाथ। तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन को बच्चों बोल देते हैं दिस इज कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक पाथवे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक। एम्फी मीन्स बोथ, बोथ में आ गया हमारा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अब बस आपका एक छोटा सा पॉइंट टॉपिक और है, वो और कवर हो जाए, इसी के साथ आपका जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। दिस इज रेस्पिरेटरी रेशो या रेस्पिरेटरी क्विटेंस। अब ये क्या होता है, जिसको हम जनरली बोलते हैं आरक्यू। आरक्यू क्या है? रेस्पिरेटरी रेशो या रेस्पिरेटरी कोशेंट। इसमें देखो हमें पता है जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12
O से। इसमें ऑक्सीजन होगी ऐड, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है और इवॉल्व होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। यही इक्वेशन है कुछ। अब इस प्रोसेस में अब RQ क्या है भाई? RQ क्या है? ऑक्सीजन हम ले रहे हैं बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं। तो इनका जो रेशियो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है एक रेस्पिरेशन में, उसी को बोला गया है रेस्पिरेशन कोशेंट या रेस्पिरेशन रेशियो या कुछ भी बोल सकते हो। बेसिकली RQ स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन कोशेंट और रेस्पिरेशन रेशियो भी हम बोलते हैं। अब इसमें RQ लोग कुछ स्टेप्स निकालेंगे। दिस इज RQ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल रही है, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस नहीं करिए मैंने आपको, इसीलिए सिर्फ इतना बताया कि देखो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अगर इस ग्लूकोज की जगह फैट आ जाए तो ऑक्सीजन का यहाँ पे अमाउंट कुछ और होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कुछ और होगा। तो RQ हमारा क्या है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन यूज ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ ग्लूकोज में कितने हमारे ऑक्सीजन यूज होते हैं? 6 और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं? 6। तो आप देखो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। कितनी बार आया? एक बार। तो इन केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के केस में जो हमारा RQ होता है बच्चों वो होता है 1। अगर हम बात करें फैट की, तो फैट के केस में हमारा जो RQ है वो होता है 0.7। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के केस में हमारा RQ होता है 0.9। और कभी कभी देखो तीनों चीजें होती हैं, ग्लूकोज भी वो यूज करता है, फैट भी और प्रोटीन भी। कभी कभी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन भी होने लगता है, जो हमारी सेल्स मसल्स वगैरह होती है वो भी। जब बॉडी में कुछ नहीं होगा तो भाई सेल्स को तो जिंदा रहने के लिए, अगर मुझे जिंदा रहना था मुझे तुझे मानना पड़ेगा, अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे दोनों किसी के मार्क्स तो गिराने पड़ेंगे। जैसे कि सभी लोगों ने देखी होगी 3 इडियट, वो चतुर क्या करता था? अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए न्यू स्ट्रेटेजीज अपनाता था, वो भी बहुत गंदी वाली। तो यही यहाँ पे कहानी चलती है कि RQ अगर ग्लूकोज का होगा तो वो 1 होगा, फैट में होगा 0.7, प्रोटीन में 0.9। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ, ऑर्गेनिक अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका होता है बच्चों मोर देन 1, मोर देन 1। और इवन कितना हो सकता है? 4 तक हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी है, क्योंकि आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू उसकी होती जाएगी। तो हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है बट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जा रहा है। तो इवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा RQ है वो 4 तक पाया गया है, जो कि बहुत डेंजरस कंडीशन है। आप देखो अगर हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकले तो क्या होगा? हर चीज़ बैलेंस में ही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी तो हमें रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। जब आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है नहीं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही लेंगे। तो इसी के साथ जो आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट आप याद करिएगा कि ग्लूकोज के केस में 1 होता है, फैट के केस में 0.7, प्रोटीन में 0.9 और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मोर देन 1। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए इन वीडियोस को आप देखिए समझिए। थैंक यू सो मच। ले जाओ, ये किसकी बुक है?